May I come in, sir? Please come. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good. Please. Thank you, sir. मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपका हिंदी है? Yes, sir. अच्छा. So शिवम, you are graduated and post graduated from सेंट स्टीफेंस. आप सेंट स्टीफेंस से पढ़े हुए हैं. वेरी गुड. अच्छा, जैसे ही सेंट स्टीफेंस का नाम आता है, पूरे इंडिया में जो परसेप्शन है वो ऐसा आता है, एक एलिटनेस का, क्वालिटी एजुकेशन का और इंग्लिश का. फिर भी आपने हिंदी माध्यम क्यों चुना? सर, हिंदी माध्यम चुनने का कारण ये है कि सर जो मेरी 12th तक की पढ़ाई है वो हिंदी माध्यम से हुई है, तो सर मुझे हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है. अच्छा, और जब आप मैथमेटिक्स, आपने पीजी मैथमेटिक्स में किया है ना? यस सर. तो जब मैथमेटिक्स लेकिन आप लेते होंगे तो सारी चीज़ तो इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, यस सर. लेकिन कम्युनिकेशन में आपको सहज लगता है हिंदी, इसलिए आपने हिंदी, और हमारी चॉइस है. Well, तो मैथमेटिक्स को आपने ऑप्शनल क्यों नहीं चुना? इतनी बढ़िया कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, और हम लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी हमारा ऐसा है कि जिस चीज़ में पढ़ा है, जिसमें एक्सपर्टाइज है, उसी में कोर कंपिटेंसी होनी चाहिए. लेकिन देख रहे हैं कि आपने लिटरेचर ले लिया, ऐसा क्यों? सर इसके कुछ कारण थे. सर जो यूपीएससी में मैथ्स का सिलेबस है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और सर मैंने जो डीयू में मैथमेटिक्स पढ़ा है उसमें प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो सर मुझे काफ़ी हद तक नए सिरे से पढ़ाई करनी पड़ती. जैसे क्या ऐसा अप्लाइड आपने पढ़ा? क्या अप्लाइड है जो आपने नहीं पढ़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स? सर जैसे उसमें फ्लूइड डायनामिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है. छोटा सा है, ठीक है. सर एलपीपी है, पार्शियल डिफरेंशियल. आपने एलपीपी, पीडीई ये सब नहीं पढ़ा आपने एमएससी और ग्रेजुएशन में? सर ये तो सिलेबस में जानता हूँ, डीयू से बहुत साफ है ये तो. सर थोड़ा पोर्शन पढ़ा है सर, उसमें चॉइस होती थी एमएससी में, और सर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने नहीं पढ़ा है सर. अच्छा, अगर हम ऐसी एक तरफ देखते हैं कैलकुलस को और एक तरफ देखते हैं रियल एनालिसिस को, और अगर हम देखें पार्ट्स को, तो लगभग वैसी चीज़ें दिखती हैं. इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जब हम रियल एनालिसिस की बात करते हैं और कैलकुलस की बात करते हैं, क्या अंतर है? सर रियल एनालिसिस में हम मतलब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स कैसे बिहेवियर करते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. और सर जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी उस टाइप से पढ़ते हैं सर. मतलब वो अप्लाइड किस्म का मैथमेटिक्स है सर, क्यों कैलकुलस का यूज. कुछ और? सर अभी ये याद कर पा रहा हूँ. अच्छा, आपने जो लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की थी, एलपीपी की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको पढ़ा है? यस सर. उसका प्रशासन के तौर पर जब आप देखते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे देखते हैं आप? कैसे उसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके हम प्रशासनिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? सर एलपीपी का मेन यूज़ ये है कि हम कम रिसोर्सेज से ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो सर प्रशासन में भी हमें इसी टाइप का काम करना होता है. हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसके माध्यम से सर हमें बेहतर रिजल्ट्स या आउटपुट निकालने होते हैं. कुछ नियम याद हैं, कुछ इक्वेशंस या कुछ एलपीपी में कौन कौन से मेथोडोलॉजी है, कैसे निकालते हैं? सर उसका अभी तो ग्राफ मेथड ध्यान आ रहा है सर. ग्राफ की सहायता से हम एक ऑप्टिमम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, या किस पॉइंट पे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राप्त होता आपने गेम थ्योरी भी पढ़ी होगी? है. यस सर. और इन्वेंट्री भी पढ़ी होगी, कुछ याद है आपको? सर गेम थ्योरी ध्यान है, इन्वेंट्री का ध्यान नहीं है. कोई बात नहीं. अच्छा, हम लोग कई बार आपने सुना होगा कि मैथमेटिक्स में इंडिया ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है. आप देखिए, चाहे डेसिमल हो, है ना, चाहे शून्य हो, ये सब हमने आविष्कार किया. लेकिन लेटर ऑन आविष्कारकों के तौर पे हमारा नाम जाता रहा, और मैथमेटिक्स में जो बच्चों की रुचि भी है वो कम होने लगी है भारत में. तो ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ इतने बड़े बड़े आविष्कार करने वाला भारत पिछड़ने लगा आविष्कारों के उसमें, और बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति वो रुझान पहले वाला क्यों नहीं रहा? सर ऐसा मतलब पूर्णता नहीं कहा जा सकता है. हम मैथ्स के क्षेत्र में अभी अच्छा कर रहे हैं. जैसे सर जो प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं, उन्हें अभी हाल ही में सर पुरस्कार मिला है इसके रिगार्डिंग. और सर अगर हम बात करें अक्षय वेंकटेश सर की, या फिर सर एक मंजुल भार्गव सर हैं, उन्हें भी सर मैथ्स में भी बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं 2014 में, 2018. क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका? सर उनका प्राइम नंबर्स और नंबर्स थ्योरी को लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अक्षय वेंकटेश. मतलब सर जो क्रिप्टोग्राफी में यूज होते हैं ना प्राइम नंबर्स, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग कुछ रिसर्च की थी. आपने प्राइम नंबर की बात की तो प्राइम नंबर का नाम लेते ही रामानुजम सर याद आते हैं, और उनके बारे में कहा जाता था द मैन हु नोज इन्फिनिटी. क्यों कहा जाता था द मैन हु नोज इन्फिनिटी? सर उन्होंने अनंत संख्याओं पर और इनफाइनाइट सीरीज पे अपना रिसर्च किया था.
और मतलब और सर प्राइम नंबर्स के बारे में रिसर्च किया था। तो क्या उनका वो क्या रिसर्च था? कोई भी एक पॉइंट जो जिसको देखकर बहुत सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन दंग रह गए थे। किस पॉइंट पे या किस नंबर पे उन्होंने क्या कर दिखाया था प्राइम नंबर पे? सर उन्होंने एक तो रामानुजन नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या था वो नंबर? सर जैसे एक 1729 रामानुजन नंबर है, इसे 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब करके भी लिख सकते हैं और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो मतलब सर अलग तरीके से इसे लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या यूनिकनेस क्या थी? ऐसे किसी नंबर में नहीं था, ऐसा क्या यूनिकनेस थी जिसके कारण ये रामानुजन नंबर कहलाया, या फिर दुनिया ने कहा यस, इंडिया के इस आदमी में दम है? सर ये एक ऐसा नंबर है जिसे अलग दो प्रकार के क्यूब में लिखा जा सकता है सर, और मतलब जल्दी ऐसे नंबर्स फाइंड नहीं कर पाते हैं सर हम। प्राइम नंबर में अन्य नहीं है, एकमात्र नंबर इन्होंने करके दिखाया कि ये भी हो सकता है। जी सर। अच्छा, मैथमेटिक्स जब आपने पढ़ा तो सबसे अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि मॉडर्न अलजेब्रा है ना, या फिर बहुत सारे पार्ट हैं जिसमें उसमें देखते हैं। आखिर जो आपका एक एरिया होता है जहां पे हम बहुत अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा लगा? कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता था मैथ में? सर एक तो नंबर थ्योरी अच्छा लगता है। कौन सा? नंबर थ्योरी। अच्छा, उसमें क्या? सर उसमें मतलब जब अच्छा, क्वेश्चन। चलिए एक मैं बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ। मोबाइल यूज करते हैं आप? अगर हम सारे जितने डिजिट उस पे दिए गए हैं मोबाइल में सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा? सॉरी सर। ध्यान नहीं दिया। चलिए, सेंट स्टीफेंस, इसका मोटो क्या है? सेंट स्टीफेंस का सर उसका कुछ, एक मिनट सर, थोड़ा सोचने के टाइम। सर एड दाई ग्लोरीडम कहते हैं, मतलब भगवान की सर्वोच्चता, इसका अर्थ होता है। और अभी कुछ फेमस एलुमनाई के नाम बताएंगे आप? सेंट स्टीफेंस से सर प्रणब मुखर्जी सर रह चुके हैं, और सर शक्तिकांत दास जो अभी गवर्नर हैं सर, वो भी इससे पढ़ाई कर चुके हैं सर, तो याद आ रहे हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन इस बार का, ये हमारे विदेश मंत्री, फिर मैथमेटिक्स से, ये बहुत सिंपल सा, हमारे विदेश मंत्री एक जगह गए तो बोला उन्होंने, मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ और मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। उन्होंने कहा फॉर द क्वांटम जंप इन फॉरेन पॉलिसी, या द फॉर द क्वांटम जंप इन डेवलपमेंट, वी हैव टू थिंक नॉट इन अर्थमेटिक बट एज कैलकुलस। क्लियर? क्वांटम जंप समझते हैं आप? भारत को क्वांटम जंप के लिए, हमारे डिप्लोमेसी को अब अर्थमेटिक की तरह नहीं सोचना चाहिए बल्कि कैलकुलस की तरह सोचना चाहिए। अभी ये 2020-21 का उनका स्टेटमेंट है। क्या मतलब हो सकता है इसका? सर थोड़ा टाइम ले सकता हूँ सोचने में। कैलकुलस की तरह होना चाहिए सर। जो अर्थमेटिक होता है मतलब वो स्पेसिफिकली चलता है XYZ पर या 1 2 3 पर, लेकिन सर जो कैलकुलस, सर मतलब एक अनुमान लगा रहा हूँ सर, एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं पता। तब भी काफी ठीक है। ओके सर। अच्छा, शिवम जी, रामपुर का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या है आपके? सर एक रामपुरी चाकू है, और सर ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जरी जरदोजी। जरी जरदोजी। तो ये लखनऊ में भी जो है वो उससे मिलता जुलता है या उससे कुछ अलग है? सर लखनऊ में भी चिकन वर्क का काम होता है सर, कपड़े पर कढ़ाई का, और सर रामपुर में भी वैसा ही काम है। सिमिलर टाइप का काम। यस सर। अच्छा, आपकी हॉबी में है जॉगिंग, तो जॉगिंग में आप किस समय करते हैं और कितना वॉक करते हैं? स्पीड क्या होती है ऑन एन एवरेज? सर मतलब 1 घंटे में लगभग 10 किलोमीटर सर, इस टाइप से इतनी स्पीड होती है, और सर लगभग 2 घंटे मतलब 2 किलोमीटर, 2 से ढाई किलोमीटर सर। 2-2.5 किलोमीटर ही बस? आप तो बहुत यंग एज में हैं, तो 2 किलोमीटर तो कुछ कम नहीं लग रहा आपको? कि आपकी इस उम्र में अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो कुछ कम है, थोड़ा तो ज्यादा होना चाहिए। मतलब सर एक साइड से 2 किलोमीटर जाता हूँ फिर लौट के आता हूँ तो। अच्छा, लगभग 4 किलोमीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका जो जॉगिंग का टाइम क्या है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कैसे आप मैनेज इसमें करते हैं? टाइमिंग क्या रहती है आपकी? मॉर्निंग में। मॉर्निंग रहती है। अगर हम जॉगिंग के कुछ मेडिकल लाभ की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? सर सबसे पहला लाभ ये है कि इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्ट्रेस, और सर फिटनेस अच्छी होती है जॉगिंग। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ कि जॉगिंग क्यों जाते हैं, आप क्यों ना ऐसा कीजिए कि आजकल तो अपने घर के अंदर ही आप रनिंग, ये जॉगर टाइप का जो आ रहा है, ये
क्या नाम है उसका, आर्टिफिशियल वाला जो सिस्टम रहता है उस पर वॉक कर सकते हैं। तो बाहर जॉगिंग में और इंडोर अगर हम वॉक करें तो दोनों में क्या अंतर दिखेगा दोनों में? सर जब बाहर जॉगिंग करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट से भी अटैच फील होता है, और सर थोड़ा बाहर ताज़ी हवा मिल जाती है सर हमें। अच्छा, हम्म। अब आपके हॉबी में आपने एक चीज डाला, अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये अपसाइक्लिंग क्या होता है? सर हमारे घर में कुछ चीज़ें होती हैं जो बेकार हो जाती हैं, तो सर उनका यूज़ करके उनकी वैल्यू अपग्रेड करके हम कुछ इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं सर इसके माध्यम से अपसाइक्लिंग। अपसाइक्लिंग में क्या क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ उदाहरण बताएं आप। जैसे सर जो पॉलीथीन होती हैं या फिर सर जो ख़राब टिश्यू पेपर होते हैं, उनकी सहायता से सर मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हैं। एक्चुअल वेस्ट प्रोडक्ट को आप एक्चुअल एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको आप ये कर जी सकते सर। हैं। अच्छा, रिसाइकलिंग के फायदे क्या हैं? अपसाइक्लिंग तो हुआ, अगर हम रिसाइकलिंग की बात करें तो रिसाइकलिंग के क्या क्या फायदे होते हैं? सर सबसे पहला तो इससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा सर ये है कि मतलब अगर इसके लेवल पर देखें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं कम पैसों में, कम रिसोर्सेज से हम आउटपुट निकाल सकते हैं। और सर एक जो वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इसे कोई अपना मतलब वाणिज्यिक रूप से इसे करना चाहे तो रोजगार सृजन के अवसर दे सकता है ये। आपको एक स्कॉलरशिप पे मिला, इंस्पायर स्कॉलरशिप। यस सर। ये है क्या, इसमें क्या क्या गवर्नमेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप का लक्ष्य क्या होता था सरकार का? सर ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, और सर ये 12th में जो टॉप 1% में स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड की जाती है। टॉप 1% 12th में? यस सर। आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा, बीएड भी कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन की ओर आने का ऐसा क्या कारण है? सर उसका मेन कारण ये है कि अगर मैं सर शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा तो मेरा दायरा सर एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हो जाएगा, लेकिन सर जो सिविल सर्विसेज है वो मुझे जॉब डाइवर्सिटी देता है। जब मैथ का कहीं कोई प्रशासन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैसे कोई यूज है? यस सर। सर डायरेक्टली लेवल पर ये हो सकता है कि डेटा एनालिसिस सर मैंने सीखा है, तो अगर वहाँ पे कोई डेटा का फॉल्ट होता है तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। और सर इनडायरेक्ट रूप से देखें तो मेरे अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ है या ऑब्जेक्टिविटी का विकास हुआ है, तो सर इस टाइप से देख सकते हैं। समान नागरिक संहिता जो है उसके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं लागू करने के लिए? सर सबसे पहली चुनौती ये आ रही है कि उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाए। संपत्ति के, शादी के, तलाक के, उत्तराधिकार के किन किन कानूनों को शामिल किया जाए। दूसरी चुनौती सर ये है कि अभी सभी राज्य जो हैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं है, और कुछ कुछ सर राजनीतिक मतलब हस्तक्षेप दिखाई देते हैं। मेन चुनौतियाँ सर ये आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी होनी चाहिए? सर मेरा ही मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी भी होनी चाहिए, और सर उसके साथ साथ हिंदी और कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनके निर्णयों के अनुवाद उपलब्ध होने चाहिए। अंग्रेजी क्यों होनी चाहिए? सर अंग्रेजी एक होने की ये आधार है क्योंकि देश की कुछ जनसंख्या जो है वो अंग्रेजी बोलती है, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी इतनी प्रचलित नहीं है, तो उनका जुड़ाव महसूस करने के लिए होनी चाहिए। और सर दूसरा रीज़न हिंदी के लिए इस मारे है क्योंकि अभी अगर 65% जनसंख्या देखें तो वो हिंदी का प्रयोग करती है प्रथम भाषा के रूप में। ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो पाया कि लोग जो लोक भाषाएं हैं या फिर हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, इन सब में न्याय निर्णयन इतने बड़े सिद्धांत है, न्याय का हक सबको है, तो अभी तक क्यों भाषा सुप्रीम कोर्ट की नहीं बन पाई है? सर इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे सर सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अभी मतलब इंग्लिश जो है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में या फिर लॉ के क्षेत्र में प्राथमिक भाषा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सर अभी भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है, तो सर उसी पढ़ाई में सब लोगों ने पढ़ाई करी होती, तो सर उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है अभी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर हो? सर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें सरकारी कामकाज या दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, और राष्ट्रभाषा जो होती है वो किसी भी देश के आम नागरिकों की बोलचाल होती है जिसे हम बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसमें कुछ सामंत विरोधी मूल्य हैं, वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिससे पता चले कि उनके जो जो दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, वो सामंत विरोधी मूल्यों से उनमें निहित है। सर रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो सर एक पंक्ति ये वाली है जिसमें सामंत विरोधी मूल्य नजर आते हैं। और सर एक स्त्रियों के रिस्पेक्ट में एक पंक्ति आती है, महावृष्टि चली फूटी क्यारी
जिमी स्वतंत्रता ही बिगड़ही नारी। सामंत विरोधी अर्थ समझ पा रहे हैं आप? मतलब सर जो फ्यूडल मानसिकता है उसका विरोध करने वाले। सामंत, अच्छा विरोधी मानसिक। हाँ, फ्यूडल सपोर्टेड नहीं, आपने जो उदाहरण दिया है सामंत के विरोध में बोल रहे हैं सर, कुछ रिकॉल कीजिए प्लीज। हाँ जो मीरा है जी। वो स्त्री सशक्तिकरण की बहुत बड़ी एग्जाम्पल मानी जाती है, भक्ति आंदोलन जो चला, यस सर। तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर जो मीरा है उन्होंने जो सामाजिक आडंबर हैं या महिलाओं पर जो एक रोक लगी होती है चीज़ों की, सर उन्होंने उसको खारिज करा है। जैसे उन्होंने लिखा है अपनी रचनाओं में, लोक लाज कुल कहानी जगत की दई बहाय जसपानी, अपने घर का पर्दा कर ली मैं जोगन बौरानी। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये प्रकट करने की कोशिश की है कि स्त्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए पुरुषों की तरह। जो आप रामपुर से आते हैं, गांधी की टोपी जो कहा जाता है, गांधी टोपी, गांधी टोपी, वो रामपुर की देन है। बताएंगे कि किसने दिया था गांधी जी को, महात्मा गांधी को कौन पहनाया था? सॉरी सर। अपने रामपुर के कुछ साहित्यकारों के नाम बताइए। सर रामपुर से कोई साहित्यकार ऐसे सर एग्जैक्टली ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर गालिब का नाम जुड़ा होता है रामपुर से कि उन्होंने कुछ साल जो अपनी जिंदगी के थे वो रामपुर में बिताए थे। अपने को एक अच्छे प्रशासक के रूप में कोई 2 गुण बताइए जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि हाँ मैं अच्छा प्रशासक हूँ। सर पहला गुण इनोवेटिवनेस इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। सर मैं चीज़ों में इनोवेशन करने की कोशिश करता हूँ तो प्रशासन में एक अच्छी हेल्प मिल सकती है। और सर दूसरा जो है, मैं सर हार्ड वर्किंग हूँ तो अपने हार्ड वर्किंग से और लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करके अच्छा बनाना चाहूँगा। अपनी 2 कमियां बताइए जो बाधा पैदा कर सकती है आपके प्रशासकीय जीवन में। सर पहला, मैं इमोशनल हूँ। कभी कभी सर मतलब ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, तो सर उसमें मुझे थोड़ा और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और सर तो दूसरा सर वर्कोहॉलिक in नेचर हूँ मैं। सर कभी कभी काम का प्रेशर ले लेता हूँ तो कभी कभी स्वास्थ्य मेरा खराब हो जाता है, तो सर उस पर थोड़ा ध्यान देने की। शिवम, ग्लोबल साउथ की अवधारणा क्या है? सर ग्लोबल साउथ का मतलब जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, वो जो विकास पथ की मुख्य धारा से विचलित हो गए हैं, तो सर उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। भारत की क्या भूमिका है इस ग्लोबल साउथ में? सर भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने वाले देश के रूप में सामने आता है। चाहे वो सर G20 का भी लेटेस्ट सम्मेलन हो, जिसके माध्यम से भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सब को आगे बढ़ाया है। अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने की बात की गई है। और चाहे वो सर COP28 हो, जिसके माध्यम से लॉस एंड डैमेज फंड के माध्यम से भारत ने उन देशों का सपोर्ट करने की कोशिश। अभी आपने G20 का चर्चा किया। G20 संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, तो इसके क्या-क्या परिणाम आए, जो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक माइलस्टोन के रूप में इस सम्मेलन को देखा जा रहा है कि हाँ, ये सारे परिणाम एक माइलस्टोन है। क्या-क्या रहा इसका परिणाम, आउटकम क्या रहा इसका? सर सबसे पहला आउटकम भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो पूरे विश्व के लेवल पर उभरी है। जैसे सर जब हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करा है तो हम ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में सामने आए। और सर दूसरा ये है कि जो भारत की UNSC में परमानेंट सीट के लेकर जो दावेदारी है वो कहीं और अधिक मजबूत हुई है। और सर तीसरा सबसे बड़ा आउटकम है कि जो इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, तो भारत की इसके माध्यम से सेंट्रल एशिया तक जो पहुंच सुनिश्चित हुई है वो बहुत बड़ा स्टेप है सर हमारे लिए। कहा जाता है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है, ये एक तरह से भारत जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है BRI, उस प्रोजेक्ट के काट के तौर पे लाया है। तो क्या भारत उस प्रोजेक्ट को रोक पाएगा या उससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी ले पाएगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट जहां से यह गुजरेगा कॉरिडोर, वहां की स्थिति आप देख रहे हैं, इधर इजराइल फिलिस्तीन, उधर सीरिया में स्थिति उसी तरह की है, अभी यहाँ हाउती विद्रोही शुरू हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है आगे चल करके भारत के विदेश व्यापार के संदर्भ में देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा? सर जहाँ तक इसके चाइना के BRI के विरुद्ध होने की बात है, सर हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल टर्म तो सामने नहीं आई है, लेकिन अगर भारत की रिस्पेक्ट में इसके लाभ देखें तो सर भारत की, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत मिडिल ईस्ट में लगभग 70% इम्पोर्ट करता है तेल, तो सर उसके लिए एक तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और दूसरा सर ये है कि इसके माध्यम से जो भारत के संबंध है वो यूरोप तक विस्तृत होंगे सर। तो मतलब हमारी जो डिफेंस पर डिपेंडेंस है सर, या फिर तेल वाली बात है, तो सर उसमें हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
इंडियन ओशियन की अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज़्यादा हॉट केक बना हुआ है, ठीक है? हॉट केक बना हुआ है। चाइना किसी न किसी रूप में अपनी दखल-अंदाज़ी इंडियन ओशियन में करना चाहता है। तो चाइना ये दखल-अंदाज़ी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्यों चाहता है कि इंडियन ओशियन में उसके भी अपने बेस हों? क्या है उसका, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मान लिए इंडियन ओशियन पे चाइना को दरकिनार कर दिया जाए, तो इससे उसके ऊपर क्या सिक्योरिटी कंसर्न उसके क्या होंगे, इकोनॉमिक कंसर्न क्या होंगे, जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि इंडियन ओशियन में उसका प्रेजेंटेशन बना रहे। चाइना इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बनाए रखना चाह रहा है, अपना हस्तक्षेप चाह रहा है। तो इससे उसके कौन से सिक्योरिटी कंसर्न जुड़े हुए हैं और कौन से इकोनॉमिक कंसर्न जुड़े हुए हैं? सर जो चाइना है वो एक आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति पर बल देता है। वो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। तो सर इसलिए वो जो इंडियन ओशियन है उसमें दखल दे रहा है। और सर उसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडियन ओशियन है उसमें जो छोटे पड़ोसी देश हैं, अगर वो उन तक पहुंच स्थापित कर लेगा नेवल बेस के द्वारा या फिर सर छोटे छोटे आइलैंड पर अधिकार जमाकर, तो उसकी पहुंच जो है भारत तक सुनिश्चित हो जाएगी। तो सर एक रीज़न तो ये है इसका। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके लिए महत्व क्या रखता है, अधिकार या कर्तव्य? सर मेरे लिए अधिकार और कर्तव्यों का सर इक्वल महत्व है, मतलब एक दूसरे के ये पूरक के रूप में होने चाहिए। मुझे अपने अधिकारों का दावा सर तभी करना चाहिए जब मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा पाऊँ। ठीक है। शंकराचार्य का लेकर के विवाद चल रहा है। 4 स्थान पे भारत में स्थापित किए गए ये पीठ, इन्हीं 4 जगहों पे क्यों स्थापित किए गए? और भी जगह किया जा सकता था। क्या कारण था इसके पीछे? सर थोड़ा टाइम ले सकता हूँ सोचने के लिए। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी धन्यवाद। शिवम, आपके नाम का शाब्दिक अर्थ बताइए हमें। सर शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, मतलब जी। आप कल्याणकारी नाम से अपने आप को देखते हैं और साथ ही आपने कहा कि आप इमोशनल भी हैं, बातचीत में कहा आप इमोशनल होते हैं। साथ ही हमने देखा आपके डेफ के माध्यम से कि आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है। एजुकेशन बीएड आपने किया, उसके अंदर एक हम शिक्षा शास्त्री की बात करेंगे आपसे कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अध्यापन कार्य होता है उसमें अगर आप अपना इमोशनल पुट डाल दें तो किस तरह से आप अपने शिक्षार्थियों को प्रभावित कर पाएंगे? सर मेरा ये मानना है कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं वो शिक्षा के बेहतरीन लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उनमें एक पार्टिसिपेशन की, टीम स्पिरिट की भावना हो। क्योंकि सर एक जो गैप है वो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। एक शिक्षक होने के नाते वह कौन सा इमोशनल भी कई प्रकार के होते हैं, क्या आप पॉजिटिव साइड में ही खड़े रहेंगे या क्या नेगेटिव पॉइंट्स में भी साइड में जा सकते हैं आप? इमोशनल में वह कौन सा ऐसा प्रभावशाली बात है आपके अंदर जो आप अपने शिक्षार्थियों को प्रभावित करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे? सर सबसे पहला सर हार्ड वर्किंग का है। सर मैं उन्हें सबसे पहले मेहनत करने का गुण सिखाना चाहूँगा। और दूसरा सर एक पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें प्रदान करना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी चुनौतियाँ आती हैं तो आपको पॉजिटिवली उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। देखिए शिवम, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और हमने देखा इस महीने ये जनवरी के अंदर कि अयोध्या का बहुत बड़ा आयोजन हुआ धार्मिक अनुष्ठान का। चूँकि वह बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल था हमारे देश के लिए, आपको क्या लगता है कि अयोध्या के माध्यम से वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है किस कदर तेज़ी से आगे बढ़ेगी या उसमें आगे चल करके कुछ रुकावट भी महसूस करते हैं आप? क्या लगता है लगातार बढ़ेगी और किस तरह से, उसमें थोड़ा सा हमको बताएं कौन सी किस तरह से बढ़ेगी? जैसे टूरिज़्म को हम लेके बात करते हैं, चलिए। जी सर, अगर टूरिज़्म को लेकर बात करें तो अभी अमेरिकी कंपनी है उसकी एक रिपोर्ट आई है। तो सर उसमें कहा गया है कि जो अयोध्या है उसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। तो सर अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में आएंगे
तो हमारे टूरिज्म का बहुत बेहतर तरीके से विकास हो पाएगा। और दूसरा सर सबसे बड़ा मतलब इससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा इकोनॉमी में कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो सर बहुत बूस्ट पाएगा इससे, क्योंकि जो मंदिर से संबंधित छोटी-छोटी पूजा सामग्री हैं या फिर सर छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं वो वहाँ इस्टैब्लिश होंगे, तो इससे रोज़गार सृजन भी आगे बढ़ेगा। और जीवन लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा यहाँ पर। अक्सर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लोगों के टैलेंट को कुंद करेगा? क्या आपको लगता है अगर वह कुंद करेगा, उसमें कोई रुकावट डालेगा लोगों के टैलेंट में, जिससे रोज़गार भी रुकावट आ सकती है जैसा कि कहा जा रहा है? क्या आपको लगता है क्या ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से ठीक लग रहा है कि टैलेंट को कुंद करेगा? सर मेरे हिसाब से ये टैलेंट को और कहीं ना कहीं सर बढ़ावा देगा सर। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने के लिए हमें कौशल निर्माण पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन नौकरियों का या फिर उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जो किसी न किसी स्किल से नहीं जुड़े हुए हैं। कौशल निर्माण से कहें तो स्किल डेवलपमेंट से कहें तब है, कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है? ये बात आगे बढ़ने से पहले कौन से है एग्जाम्पल के तौर पर? स्किल डेवलपमेंट आपने कहा, कौशल निर्माण जरूरी है आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बढ़ने के लिए, तो कौशल निर्माण में वह कौन से एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहेंगे? कौन सा कौशल देना चाहिए? सर जैसे मॉडलिंग का उसने ज्ञान होना चाहिए, जैसे सर एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं हम, और मतलब सर डेटा के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, और सर मतलब ये टेक्निकल नो हाउ के बारे में भी पता होना चाहिए उनको। चलिए मेरा अगला सवाल है आपको, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हम जानते हैं 91 के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एलपीजी के माध्यम से हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हमारे देश में क्या दुनिया के किसी भी देश के अंदर काम नहीं चल पा रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कदर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है और ये कब तक ठीक है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? सर अगर भारत देश की बात करें तो सर इसे कैपिटल स्टार्व कंट्री कहा जाता है, मतलब इसमें पूंजी की कहीं ना कहीं हमें कमी दिखाई देती है। और सर जो पूंजी है हमारी वैज्ञानिकता का या फिर उद्योगों का मुख्य आधार है। तो सर अगर एफडीआई हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक जो हम बोलते हैं कि अब हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है या हमें अपनी पर कई बार ऐसा नहीं लगता कि वह लोग आते हैं हमारे देश में, विदेशी कंपनियां आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं, यहाँ से पैसा अपने देश में वापस ले जाती हैं, हमारे उद्योग धंधे जो एसएमई बोला आपने, यहाँ पे वो पनप नहीं पाते हैं। क्या अगर हमारा यही रुझान रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हम बने रहे, तो क्या हम अपने देश के संसाधनों को सही तरह से मोबिलाइज कर पाएंगे? सर मेरा ये मानना है कि हमें इसे सकारात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है। सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है और सर जो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो उनसे सर एक कंपटीशन जनरेट होता है हमारे देश की कंपनियों के साथ। रामपुर में एक लाइब्रेरी बड़ी फेमस है, क्या नाम है और कभी गए हैं आप, और क्या विशेषता है उसकी? सर रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी है और सर मैं उसमें गया हूँ। क्या उसकी विशेषता क्या है, क्यों वर्ल्ड वाइड फेमस है? और जब हम इंडियन लाइब्रेरी की कुछ बात करेंगे तो रज़ा लाइब्रेरी का नाम जरूरी हो जाता है। सर एक तो उसका जो स्थापत्य है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण है, जिसमें सर हमें एक तो धार्मिक सहिष्णुता उसकी बिल्डिंग की मतलब बनावट में ही दिखाई देती है। और सर दूसरा ये है कि वहाँ पर 17,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ मौजूद हैं और विश्व की मतलब सर बृहत्तम। अच्छा ये बताइए कि अगर हम अपनी जिसको गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं या फिर अगर हम दूसरे संप्रदाय की बात करें तो वहाँ पर रामपुर का एक विशिष्ट लक्षण है, वहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन है, डेमोग्राफी है रामपुर की, वहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या है जिसके कारण रामपुर जाना जाता है? हम अगर मुस्लिम संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ यूनिकनेस है क्या? सॉरी सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। रामपुर में जैसे मुस्लिम आबादी रहती है, हर जगह हिंदू मुस्लिम सब हम लोग तो एकदम मिक्स्ड हमारी कल्चर है, रामपुर में कुछ यूनिकनेस है डेमोग्राफी को लेकर, मुस्लिम संरचना को लेकर? सर सर उसमें मुस्लिम जो क्षेत्र है उसका बाहुल्य बहुत ज़्यादा है हिंदू की तुलना में। और कुछ सिया सुन्नी, मेरा मेन क्वेश्चन, कुछ सिया और सुन्नी के बारे में जानते हैं वहाँ? अच्छा, आपका रोल नंबर क्या है? सर 5415 753।
753। मैथमेटिक्स के तरीके से इसे कैसे बता सकते हैं इस नंबर को किसी और, चूंकि आपने बोला कि आपको जो नंबर सिस्टम है उसको समझने में सबसे अच्छा लगता है, तो आपका रोल नंबर है, इसको किस तरह आप और बता सकते हैं एज ए मैथमेटिक्सियन? सर थोड़ा टाइम ले सकता हूँ। सर कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज ऑल। ओके, थैंक यू, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सर।